हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज वैसे ही मैं लेकर आई हूँ फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस, जिसका नाम है oogenesis। और ये प्रोसेस को समझने के लिए हमें फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है मेरे बच्चों? oogenesis। इसकी शुरुआत करने से पहले हम फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी, जो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, जिसका नाम क्या है? ओवम। ठीक है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी है, जिससे प्रोडक्शन होता है फीमेल गैमेट का, जिसका नाम क्या है? ओवरी। और इस ओवम के प्रोडक्शन की ही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? oogenesis। ठीक है, इसी को हमें डील करना है। अब हम देखते हैं जो ओवरी है वो सिक्रीट करती सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन हार्मोन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ओवेरियन हार्मोन। अब हम देखते हैं कि ओवरी का जो शेप होता है वो आलमंड शेप होता है, ग्रेश पिंक कलर की होती है, लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ ओवरी ऐसे दिखेगी हमको। तो ओवरी को हम बाहर से देखते हुए अंदर की ओर आते हैं। तो ओवरी में आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो थिन क्यूबॉइडल जर्माइनल इपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मतलब ओवरी के आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं थिन क्यूबॉइडल जर्माइनल इपिथेलियम। इसके अंदर जो लेयर मिलता है उसको हम इनर लेयर बोलते हैं, जो बना होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का। किसका बना होता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का। आपको पता है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस भी किससे कवर होता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। ऐसे ही फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी भी किससे कवर है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, और ये होती है वीकली डेवलप। कैसी होती है? वीकली डेवलप। अब अगर हम ओवरी के अंदर जाएं इस लेयर से, तो ओवरी के सेंटर पार्ट को या इनर पार्ट को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके भी दो पार्ट है, एक जो बाहर पेरीफेरी की तरफ हो उसको आउटर पार्ट या पेरिफेरल पार्ट कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो अंदर हो उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, तो ये देखिए बाहर की तरफ मैंने ये जितनी पेरिफेरी छोड़ी है वो क्या है? कॉर्टेक्स है, जिसमें मिलते हैं ओवेरियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम। अंदर के पार्ट को इनर पार्ट मेड्यूला बोलते हैं, जिसमें होती है ब्लड वेसल्स और नर्व्स। क्या होती है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। और एक चीज और, यहाँ कोई भी क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है किसके बीच में? द बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स एंड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ मेड्यूला। मतलब इन दोनों की बाउंड्रीज आपस में डिफ्यूज है। आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कहाँ से कॉर्टेक्स शुरू हुआ है या कहाँ मेड्यूला स्टार्ट हो रहा है, कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं किसकी? oogenesis की, तो oogenesis पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो oogenesis है उससे ही फॉर्मेशन होता है मैच्योर फीमेल गैमेट का। किसका होता है? मैच्योर फीमेल गैमेट का। और इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्रेग्नेंट वुमेन को। किसको देखना पड़ेगा? प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, तो देख लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस, उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और वो एम्ब्रियो क्या होना चाहिए? गर्ल। तभी हम किसको समझ सकते हैं? oogenesis को। किसको? oogenesis को समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल रहा है कि जो oogenesis है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही चालू हो जाती है। किसमें हो जाती है? फीटस में या डेवलपिंग एम्ब्रियो की ओवरी में, क्योंकि वो एम्ब्रियो कौन है? गर्ल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में कौन मिलेगी? ओवरी। तो बस इस पॉइंट को हमको याद रखना है। अब जो भी कहानी स्टार्ट होगी ना मेरे बच्चों, इसी से होने वाली है। चलिए तो देख लेते हैं हम क्या कहानी है हमारे पास। तो मैंने बोला कि हमारे पास oogenesis की प्रोसेस के लिए क्या है? oogenesis की प्रोसेस में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। करेंगे क्या? ठीक है, तो हम बोलते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो की ओवरी में है कौन? प्रिमोर्डियल जर्म सेल। कौन सी लाइफ की बात करी? इंट्रायूट्राइन लाइफ की। डेवलपिंग एम्ब्रियो फीमेल है, गर्ल है, उसकी ओवरी में देख रहे हैं। तो क्या होता है? प्रिमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस डिवीजन कर करके बहुत सारी फीमेल गैमीट मदर सेल बना लेती, कपल्स ऑफ मिलियंस में। किसमें? कपल्स ऑफ मिलियन में
क्या बन जाती है, गैमीट मदर सेल बन जाती है, जिसका नाम क्या होता है, उगोनियम। क्या होता है, एक के लिए वर्ड उगोनियम है और बहुत सारी के लिए वर्ड क्या है, उगोनिया। कब बन रही है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में। किसमें बन रही है, डेवलपिंग फीटस की ओवरी में बन रही है। ठीक है, अब हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ ना तो नई उगोनिया बनती है, ना ही डेवलपिंग एम्ब्रियो की ओवरी में जाके ऐड होती है। बर्थ के बाद ये काम नहीं होगा, मतलब बर्थ से पहले जितनी उगोनियम बन गई है, आफ्टर बर्थ ना तो बनेगी ना ही जाके ऐड होगी। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे उगोनियम बनती जाती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की ओवरी में बर्थ से पहले भी, तो वो सारी उगोनियम इंटर करती है सेल डिवीजन में। किसमें इंटर करती है, सेल डिवीजन में। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन फेज में, तो मैं मल्टीप्लीकेशन फेज बोलूं तो मल्टीप्लीकेशन फेज तो प्रिमोर्डियल जर्म सेल से उगोनियम तक की हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने बोला ये इंटर करेगी ग्रोथ फेज में। कौन करेगी, उगोनिया। उगोनिया को क्या बोल रहे हैं हम, गैमीट मदर सेल। कितनी बनी है, डेवलपिंग फीटस की है, ओवरी में कपल्स ऑफ मिलियन। कितनी बनी है, कपल्स ऑफ मिलियन बनती जा रही है और इंटर करती जा रही ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में इंटर करेगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, साथ में उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा, मियोसिस फर्स्ट। ध्यान रखना है, कौन सा डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट। और ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन अरेस्टेड हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, रोक दिया जाएगा। कौन सी फेज में, मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में। कौन सी स्टेज में, मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में ये डिवीजन रुक जाएगा। किसके अंदर, उगोनियम के अंदर रुक रहा है। कब तक रुका रहेगा, बर्थ से टिल प्यूबर्टी तक। कब तक रुका रहेगा, बर्थ से टिल प्यूबर्टी तक रुका रहेगा। और उस सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। ठीक है, जो किसमें अरेस्टेड है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में। कब तक रहेगा, फ्रॉम बर्थ टू टिल प्यूबर्टी तक रहेगा। इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया, प्राइमरी oocyte। अब मैंने बोला बेबी बर्थ कर चुकी है, अब प्यूबर्टी आने वाली, मतलब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली है। ठीक है, तो क्या चेंजेस मिलने वाले प्राइमरी oocyte में, उसकी बात करेंगे। तो हमने बोला एट प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के साथ हम क्या देख रहे हैं कि हमको मिलेगी एक सेकेंडरी oocyte और एक मिलेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या मिलेगी, एक मिलेगा सेकेंडरी oocyte और मिलेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। और आपको पता है प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है वो कौन सा डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन है। तो क्रोमोसोम का नंबर आधा होने वाला है। तो हमें मिला सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी या तो आगे डिवाइड होकर टू डॉटर पोलर बॉडी बनाएगी, या तो ये डीजनरेट हो जाएगी। क्या होना है हमको नहीं पता है, हमें तो किसको देखना है, सेकेंडरी oocyte को। किसको देखना है, सेकेंडरी oocyte। अब क्या होता है, बनने के तुरंत बाद सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड फेज में, मियोसिस सेकेंड में इंटर करता है। इंटर तो करता है, कौन सी प्रोफेज कंप्लीट हो जाती, पर मेटाफेज सेकेंड में जाके अरेस्टेड हो जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, कौन, सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में जाके अरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, और इसी स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, मतलब 14 डेज पर ये क्या होगा, ओवरी से बाहर आएगा। कौन आएगा, सेकेंडरी oocyte। कहाँ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। क्या बोला, ओवरी से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होती है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ ये सेकेंडरी oocyte फिलोपियन ट्यूब में जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिजनरेट हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यही सेकेंडरी oocyte स्पर्म की एंट्री, मतलब हीरो एंट्री मार रहा है भैया, एंट्री होने से मतलब ये सेकेंडरी oocyte को टच करेगा। जैसे ही उसकी लेयर्स के कांटेक्ट में आएगा, देखेंगे कौन सी लेयर, तो उसमें क्या मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होगा। वापस क्या हो रहा है, मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हुआ है। पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। अब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो रिलीज होगा ओवम और निकलेगी सेकेंड पोलर बॉडी। क्या निकलेगी मेरे बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी निकलेगी। ये सेकेंड पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है,
सेकेंड पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको यही चीज समझाने के लिए एक चार्ट और प्रिपेयर किया है। क्या प्रिपेयर किया है? क्योंकि आपके पास क्या बात हो रही है? पोलर बॉडी। क्या बात हो रही है? पोलर बॉडी की। तो बच्चों को नहीं पता होता कि हम पोलर बॉडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने किसी भी पोलर बॉडी या टाइनी बॉडी की बात नहीं की थी। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहे थे? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो इसी चीज को समझना है हमको, और इसीलिए oogenesis थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास कौन है? प्राइमरी oocyte है मेरे बच्चों। प्राइमरी oocyte में जब भी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा वो कैसा होगा? अनइक्वल। अनइक्वल क्यों बोल रहे? क्योंकि उसमें कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल होती है, मतलब क्रोमोसोम 46 से कितने 23 एक सेल में और 23 एक सेल में चले जाएंगे। पर प्राइमरी oocyte में प्राइमरी oocyte में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो अनइक्वल होती है। क्या होती है? अनइक्वल होती है। तो मैं बोलती हूँ अनइक्वल होने की वजह से मेजर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एक सेल में चला जाता है। वो सेल क्या हो जाती? लार्ज और हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और दूसरी सेल जिसमें क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम तो है कितने मेरे बच्चों? 23 है। यहाँ भी 23 है क्रोमोसोम। पर इस सेल के अंदर क्या नहीं है? साइटोप्लाज्म। क्या नहीं है? साइटोप्लाज्म इस सेल के अंदर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको? फर्स्ट क्या बोल देते हैं मेरे बच्चों? फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। क्या बोल देते? फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी। अच्छा, तो ये जो लार्ज हैप्लॉइड सेल है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte का न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म रिमेनिंग है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी oocyte। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी oocyte बोल देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये देख लो आप कि oogenesis से अब मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे। अब क्या होता है? प्रिमोर्डियल जर्म सेल डिवाइड होकर कपल ऑफ मिलियन में उगोनियम बना देती है। ये उगोनियम ना तो क्या बर्थ के बाद ना तो बनेगी ना ही ऐड होगी, ये उगोनियम बनती जाती इंट्रायूटेराइन लाइफ में बनती जाती है और डिवीजन में इंटर करती है, ग्रोथ फेज में जाकर एनलार्ज हुई, डिवीजन में जाकर मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड हो जाती है। इस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ऐसा कब तक रहेगा? फ्रॉम बर्थ टू टिल प्यूबर्टी तक रहेगा। अब प्यूबर्टी आने पर यही प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, जो कैसा होता है? जिसमें साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होती है पर कैरियोकाइनेसिस इक्वल होती है। साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होने की वजह से एक लार्ज हैप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। और एक टाइनी पोलर बॉडी बनती है जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो किस में चेंज हो चुका? डिवीजन होने की वजह से सेकेंडरी oocyte में। यही सेकेंडरी oocyte डिवीजन में इंटर करेगा मियोसिस सेकेंड की, और मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड हो जाएगा और इसी स्टेज में ये रिलीज होगा ओवरी से। कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? ओव्यूलेशन, और जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। अगर स्पर्म नहीं आया और फर्टिलाइजेशन प्रोसीड नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ये डीजनरेट हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा? ये डीजनरेट हो जाएगा। डन डना डन डन। अब देखते हैं हम क्या कि एक्चुअल में ये प्रोसेस हुई कैसे है, इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या होता है। मैं पहले आपका एक ब्रीफ अकाउंट बताती हूँ बाहर से, फिर हम देखेंगे इसी डायग्राम को ओवरी के अंदर से। ठीक है, तो क्या हुआ था? प्रिमोर्डियल जर्म सेल थी, डिवाइड हो के क्या बना रही थी? गैमीट मदर सेल, जिसका नाम क्या है? उगोनियम। कितनी बन रही थी? कपल्स ऑफ मिलियन में बन रही थी। फीचर डेवलपिंग फीचर या एम्ब्रियो की ओवरी में बन रही थी। ठीक है, अब ये स्टार्ट कर देती है डिवीजन और अरेस्टेड हो रही मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी oocyte। क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों? प्राइमरी
oocyte बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं, जैसे जैसे प्राइमरी oocyte बनते जाते हैं ओवरी के अंदर, वैसे ही उनको ओवरी में प्रेजेंट ग्रेन्युलोसा सेल सराउंड करती जाती है। जब ये प्राइमरी oocyte ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड हो जाता है तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दे देते हैं मेरे बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ध्यान रखना प्राइमरी फॉलिकल है, पर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन है, प्राइमरी oocyte। कौन है मेरे बच्चों, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को ओवरी में मिलने वाली ग्रेन्युलोसा सेल ने सराउंड कर दिया, तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल नाम दे रहे हैं। अब प्यूबर्टी आई है। अब क्या हो रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, बने कितने थे मिलियंस में। प्यूबर्टी आते तक ये प्राइमरी फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाएंगे। कब, फ्रॉम बर्थ टू टिल प्यूबर्टी क्या हो रहे हैं, मिलियंस में थे फॉलिकल्स, ये डिजनरेट होते जा रहे हैं। और प्यूबर्टी आते तक ईच ओवरी में ओनली 60,000 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन रह जाएंगे। कितने, 60 से 80,000, कितने, 60 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल ईच ओवरी में रिमेन रहेंगे, बाकी सब डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब प्यूबर्टी आई है तो यही प्राइमरी फॉलिकल क्या होंगे, ओवरी के कॉर्टेक्स में रिलीज होंगे। कितने होते हैं, 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल ओवरी के कॉर्टेक्स में रिलीज होते हैं। क्या बनाने के लिए, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो अब प्राइमरी फॉलिकल कॉर्टेक्स में रिलीज होंगे तो इनको और मोर ग्रेन्युलोसा सेल सराउंड कर लेगी और इसके बाहर एक नई लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, थीका लेयर बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम दे देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, जिसके अंदर है कौन, प्राइमरी oocyte। किससे सराउंड था, ग्रेन्युलोसा सेल से। अब और ग्रेन्युलोसा सेल ने सराउंड कर दिया और एक नई लेयर बन गई तो हमने नया नाम दे दिया क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर डेवलप हो रहा है किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में। किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में। यह स्टेज होती है बेटा, अर्ली टर्शियरी फॉलिकल और लेट टर्शियरी फॉलिकल। तो अर्ली में तो क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल में रहता प्राइमरी oocyte है, पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी। और लेट डेवलपमेंट मतलब टर्शियरी फॉलिकल बनने की लेटर स्टेज तक प्राइमरी oocyte किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। और यही एक पोलर बॉडी निकलेगी, ध्यान रखना, मतलब यहाँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है और आपके पास कौन आ रहा है, सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte भी अरेस्टेड है मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में। अब क्या दिख रहा है टर्शियरी फॉलिकल में, आप क्या, किसको, कौन है इसके अंदर, सेकेंडरी oocyte और साथ ही साथ ग्रेन्युलोसा सेल और एक नई कैविटी बन गई है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रम कैविटी। और जो थी न्यू थीका लेयर थी वो डिफरेंशिएट हो गई है किसमें, आउटर थीका एक्सटर्ना में और इनर थीका इंटरना में। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं। अब यही टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होगा किसमें, या चेंज होगा किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें बदलेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। क्या था, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को फॉलिकल से सराउंड किया, क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल फर्दर डेवलप हुए सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर डेवलप हुआ किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में। क्या था कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर है क्या, सेकेंडरी oocyte, ग्रेन्युलोसा सेल, एंट्रम कैविटी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। और यही टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर होकर बनाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर एंट्रम कैविटी जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी फुली डेवलप हो चुकी होगी और उसके डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte इसेंट्रिक लोकेशन में चला जाता है, एक तरफ शिफ्ट हो जाता है जिससे उसकी पोजीशन इसेंट्रिक दिखती है। और साथ ही साथ सेकेंडरी oocyte एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं जोना पैल्यूसिडा। ठीक है, जोना पैल्यूसिडा दिखने लगी, थीका एक्सटर्ना इंटरना आपको पहले ही दिख रही थी। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो कैसा होता है, एवस्कुलर, और इसका साइज होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है मेरे बच्चों, 2.5
सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को किसके अंदर देखें, ओवरी के अंदर देखें, तो चलिए ओवरी के अंदर देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलो देखें, ये हो गया हमारा डायग्राम, दिख रहा है आपको। चलो ये देख रही है, ये है क्या हमारी ओवरी। ठीक है, ये ओवरी के बाहर क्या है, कॉर्टेक्स, जिसमें कौन होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चलता है। इनर पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं, जहां ब्लड वेसल्स होती है, क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, दिख रहा है। तो चलो, क्या हमने बोला था, ओवरी के कॉर्टेक्स में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या हो जाता है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करती, डिवाइड हो के प्राइमरी oocyte बनाती। देखिए बहुत सारे कपल्स में, कितने कपल्स ऑफ मिलियन क्या बन रहे हैं, प्राइमरी oocyte, और बनते जा रहे हैं, और किससे, ग्रेन्युलोसा सेल से। किससे मेरे बच्चों, ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड भी होते जा रहे हैं। तो ये सराउंड करने वाली कौन सी सेल है मेरे बच्चों, ग्रेन्युलोसा सेल ने किसको सराउंड कर लिया, प्राइमरी oocyte को सराउंड कर लिया है। प्राइमरी oocyte को सराउंड किया है, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम रख दिया है, प्राइमरी फॉलिकल नाम रख दिया है क्या। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte जब ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोल देंगे। अब हमने बोला प्यूबर्टी आ रही है, क्या आ रही है, प्यूबर्टी आ गई है, मतलब 10 से 14 साल में प्यूबर्टी आती है गर्ल्स में, ध्यान रखना, जिसको गर्ल्स की प्यूबर्टियल एज बोलते हैं। तो यही प्राइमरी फॉलिकल कितने, 6 से 12, कितने मेरे बच्चों, 6 to 12 फॉलिकल्स क्या होंगे, रिलीज होंगे कॉर्टेक्स में। और इन कॉर्टेक्स में जब रिलीज होंगे, तो इन प्राइमरी फॉलिकल्स को मोर ग्रेन्युलोसा सेल सराउंड कर लेगी, और साथ ही साथ एक नई लेयर बनेगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। अब फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, और ये सेकेंडरी फॉलिकल किसमें चेंज हो रहा है, टर्शरी फॉलिकल में। किसमें चेंज हो रहा है, टर्शरी फॉलिकल में। क्यों, क्योंकि आपको क्या दिखने लगी, एंट्रम कैविटी जो फ्लूइड फिल्ड होती है, साथ में यहाँ थीका लेयर जो बनी थी ना, न्यू लेयर, वो डिफ्रेंशिएट हो रही, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। और प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ आ गया है कौन, सेकेंडरी oocyte, जो कि मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है। अब क्या होता है, ये टर्शरी फॉलिकल फर्दर डेवलप होता है किसके अंदर, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रूप में, जिसमें क्या बन जाता है, फुली फ्लूइड फिल्ड कैविटी, कौन सी, एंट्रम कैविटी। और उसके डेवलप होने की वजह से सेकेंडरी oocyte, कौन मेरे बच्चों, सेकेंडरी oocyte एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे उसकी पोजीशन इसेंट्रिक हो गई है, और सेकेंडरी oocyte बनाता है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। अब क्या हुआ, यहां से लेके हमने बात की फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और हम पहुंच गए हैं कहां पर, 14 डेज पर पहुंच गए। गैमीट बनाना है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, काम चालू कहाँ हुआ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ से। अब बेबी ने बर्थ भी ले लिया, प्यूबर्टी आ गई, फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी आ रही है, मतलब फर्स्ट ओवम रिलीज होने वाला है। तो क्या होता है, देखो अब यहाँ पर होता है क्या, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोल रही हूं मैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल 14 डेज पर रप्चर होगा, जिससे कौन रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। बच्चों रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, पर एनसीईआरटी कहती है वही ओवम है, ओटीडे, ध्यान रखना है कौन, ये सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है। अब ओवरी से इसके बाहर आने की प्रोसेस को क्या बोला है, ओव्यूलेशन। क्या बोला है मेरे बच्चों, ओव्यूलेशन बोला है। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, ठीक है, क्या बोला है, ओव्यूलेशन बोला है। ठीक है, तो देखिए जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है ना मेरे बच्चों, क्या हो रहा है, जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है 14 डेज पर, तो ओवरी के ऊपर, किसके ऊपर, मान लो ये ओवरी है, और ये फिलोपियन ट्यूब का फिमरी वाला पार्ट है, ये क्या करने लगता है, उस पर अपने मूवमेंट्स को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, एनहांस कर देता है। और जैसे ही ओवम रिलीज होता है, ये ऑस्टियम के अंदर, फिलोपियन ट्यूब के फिमरी वाले पार्ट के ऑस्टियम के अंदर ओवम का कंडक्शन हो जाता है, मतलब सेकेंडरी oocyte कैच कर लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम। पर वास्तव में वो ओवम नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte है, जिससे हम ओवम बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। कब बनेगा, जब स्पर्म आएगा, ध्यान रखना है।
तो क्या हुआ, ये ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है, मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, जिसको फिलोपियन ट्यूब का इन्फंडिबुलम वाले पार्ट जिसमें कौन है, फिम्ब्री कलेक्ट कर लेगी और ये सीलियरी करंट के द्वारा फिलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। कहां पर, फर्टिलाइजेशन के लिए। कहां पर, इम्पुला रीजन में। कौन से रीजन में, इम्पुला साइट पर चला जाएगा। चलो, तो ये सेकेंडरी oocyte को तो हमने उसके गंतव्य स्थल पर पहुंचा दिया है, पर ओवरी के अंदर बचा कौन है, रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल। यही रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, रेमिनेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल है, जो बदल जाएगा किसमें मेरे बच्चों, कार्पस ल्यूटियम में। किसमें बदल जाएगा, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा भी होगा कि रेमिनेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और यही कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रीट करता है। ध्यान रखना है, ध्यान रखो। 14 डेज पर ओव्यूलेशन हुआ है, तो मैं बोल रही हूं ये कार्पस ल्यूटियम 15 डेज से 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज इट इज बना रहेगा। किसके अंदर, ओवरी के अंदर। मतलब कितने दिन हो रहे, लगभग 9 डेज तक। कितने डेज तक, 9 डेज तक क्या रहेगा, रिमेन स्टेबल। क्या रहेगा, 9 डेज तक स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी oocyte ओवम के रूप में, मतलब ओवम सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा जब स्पर्म आएगा, और वो ओवम जब फर्टिलाइज होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक एज इट इज स्टेबल रिमेनिंग रहेगा। कहाँ, ओवरी के कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो हमने बोला कब बना, 15वें दिन। 15वें दिन से 23वें दिन किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मतलब लगभग 9 डेज तक ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। किसमें, ओवरी के कॉर्टेक्स में। और ये सिक्रीट करता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, सिक्रीट करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्वेश्चन आता है, स्टार लगा ले कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, अब क्या होता है, अगर सेकेंडरी oocyte ओवम में चेंज होकर फर्टिलाइज नहीं होता है तो 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है। क्या होने लगेगा, डिजेनरेट होने लगेगा। कौन, कार्पस ल्यूटियम। और डिजेनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम को हम बोलते हैं बच्चों कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। मतलब पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट स्टेज चालू हो जाएगा, जिसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ओवेरियन फॉलिकल, या मैं बोल रही हूँ यही डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं, ओवरी के कॉर्टेक्स में डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अगर अब हम बात करें किसकी, इस प्रोसेस के बाद, मतलब रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल के बाद क्या हुआ है, तो देखो रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। उसके रिलीज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है बच्चों, ओव्यूलेशन। अब ये ओव्यूलेशन में क्या दो जगह चेंजेस देख रहे हैं, एक तो फिलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में, दूसरा हम देख रहे हैं ओवरी के अंदर। अब हम बोलते हैं जो सेकेंडरी oocyte है वो फिलोपियन ट्यूब में गया, इम्पुलर रीजन में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte ही डिजेनरेट हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एंट्री होगी स्पर्म की, और वो सेकेंडरी oocyte की आउटर मेम्ब्रेन्स को टच करेगा, तो उसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, जो कैसा होगा, इक्वल डिवीजन है, पर साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगी। ध्यान रखना, वापस से आपको क्या मिलेगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर जिसको ओवम बोलेंगे, और एक टाइनी सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होगी जो आगे जाके डिजेनरेट हो जाएगी। अब इस ओवम से कौन जुड़ जाएगा, स्पर्म, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, जो कहाँ हुआ है, इम्पुला में, और रिजल्ट के तौर पर बनेगा जायगोट, और जायगोट ही चेंज होगा किसमें, किसमें, एम्ब्रियो में होगा। क्या, तो एम्ब्रियो से कहानी चली, हमने एम्ब्रियो में ही oogenesis को चालू किया, वही एम्ब्रियो किसमें, बेबी में कन्वर्ट हुआ, वही बेबी क्या हुई, प्यूबर्टियल एज में आई है।
यस और नो, और उसमें क्या हुआ है, गैमीट का प्रोडक्शन हुआ और वो गैमीट क्या हुआ है, फर्टिलाइज हो गया है। हो गया है क्या, मतलब हम कहाँ 0 डे से किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज तक की बात कर ली है हमने। मतलब आप समझ लो oogenesis चालू कहाँ हुई है, इंट्रा यूटराइन लाइफ में चालू हुई है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ देखते हैं ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, किसमें चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। मैंने बोला 15 से 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक किस फॉर्म में रहेगा, कार्पस ल्यूटियम, मतलब लगभग 9 डेज तक किस फॉर्म में रह रहा है, कार्पस ल्यूटियम के फॉर्म में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आफ्टर कब, 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टार्ट कर देगा डीजनरेट होना, और डीजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम क्या कहलाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या कहलाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस कहलाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इफ फर्टिलाइजेशन अगर कार्पस ल्यूटियम स्टेबल फॉर नेक्स्ट 9 मंथ, कितने, कब तक के लिए, 9 मंथ तक के लिए स्टेबल रहेगा। किस और किसके द्वारा, एससीजी हार्मोन, जो कहां से, ट्रोफोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है, वो किसको मेंटेन करके रखेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को। कहाँ मेंटेन करके रखेगा, कहाँ पर, ओवरी में। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, इस तरीके से oogenesis कुछ खत्म होता है। अब हम बोलते हैं जब oogenesis कंप्लीट हुआ है तो मेरे बच्चों आपके पास रिलीज होकर कौन आया था, सेकेंडरी oocyte। कौन आया था, सेकेंडरी oocyte आया था। तो अगर स्पर्म आके से यहाँ टच करेगा, ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखो क्या हुआ है, चलो देख लेते हैं हम क्या हुआ है। तो हमने बोला कौन कौन है हमारे पास, ये है कौन, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इसके बाहर कौन था मेरे बच्चों, ये है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब हमने बोला इसी के बाहर थी हमारे पास कोरोना रेडिएटा सेल, मतलब जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, कौन थी, ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, वो किसमें चेंज हो जाएगी, साइज में एनलार्ज हो जाएगी। उसी को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल। क्या बोल देते हैं, ये स्ट्रक्चर रिलीज हुआ है, उसका ही एलोबरेट डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, जब स्पर्म आ चुका है और मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो चुका है तो आपके पास क्या क्या मिलने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि बाहर हमको कौन कौन मिलेगी। देखो ये होती है कौन सी सेल, कोरोना रेडिएटा सेल। कौन सी सेल है, कोरोना रेडिएटा सेल, जो कौन है, ग्रेन्युलोसा सेल ही एनलार्ज होकर चेंज हो जाती है कोरोना रेडिएटा सेल में। और ये कोरोना रेडिएटा सेल आपस में हेल्ड टुगेदर होती है, किसके द्वारा, सीमेंटिंग सब्सटेंस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, सीमेंटिंग सब्सटेंस के द्वारा। इस सीमेंटिंग सब्सटेंस का नाम होता क्या है मेरे बच्चों, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, जो कोरोना रेडिएटा सेल को आपस में चिपका के रखता है। अब हम इससे अंदर जाते हैं तो हमको मिलती है कौन सी लेयर, हमको मिलती है ये व्हाइट कलर की, जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है, जोना पेल्यूसिडा नाम है। ये होती है एग की एसेल्यूलर मेम्ब्रेन। कौन सी है, एसेल्यूलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऊपर वाली कौन सी थी, सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, और जोना पेल्यूसिडा कैसी, एसेल्यूलर मेम्ब्रेन है, जो बनी होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है मेरे बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। जोना पेल्यूसिडा पर ही होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं, रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर्स होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक। कैसे होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक। इट मीन से मैं बोलूं, अगर ह्यूमन स्पीसीज का ओवम है तो उस ओवम को ह्यूमन स्पीसीज का ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम पेरीवेटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीवेटेलाइन स्पेस, जिसके अंदर होती कौन है, सेकंड पोलर बॉडी। कौन होती है, सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है जिस स्पेस में, उसको हम बोलते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। अब अंदर चलेंगे तो यहाँ हमको मिल रही है ओवम की कवरिंग, जिसको बोलेंगे ऊलेमा। क्या बोलेंगे, ऊलेमा।
अंदर मिल रहा है साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं ऊप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म बोलते हैं। ये आपको येलो कलर के ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। डन डना डन डन। अच्छा, अब अगर यही हम बात करें किसकी, कि जो फीमेल का ओवम मतलब गैमीट है जिसको हम ओवम ऊटिड बोल रहे हैं, ये होता है कैसा? एलेसिथल। ध्यान रखो, आपको कुछ कुछ बातें बता रही हूं मैं, ठीक है? क्या है ये? पहली चीज तो आप लिख लो, ये होता है नॉन मोटाइल, खुद से चल फिर नहीं सकता स्पर्म के जैसा। इसको इसलिए चलाने के लिए नेचर ने फिलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट कर दिए हैं। वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करते हैं? मूव करते हैं, जिससे करंट डेवलप होता है जिसको सीलियरी करंट बोलते हैं। उसी के द्वारा ओवम का कंडक्शन होता है, ठीक है? तो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है? दूसरी बात क्या है? ये होता है राउंडेड और होता है नॉन क्लीडोइक। कैसा होता है? नॉन क्लीडोइक होता है, ठीक है? और हमारा ओवम होता है एलेसिथल। कैसा होता है? एलेसिथल मतलब होता है विदाउट योग। क्या है? इसमें कुछ भी योग नहीं होता। आपने एग देखा? एग में जो येलो पार्ट होता है उसको योग बोलते हैं। तो ह्यूमन एग में मैं बोलूं वैसे तो माइन्यूट अमाउंट में योग प्रेजेंट होता है, पर वो ना के बराबर है, इसीलिए हम इसके लिए वर्ड क्या यूज कर देते हैं? एलेसिथल। अच्छा, यहाँ वर्ड लिखा है नॉन क्लीडोइक। क्लीडोइक का मतलब होता है हमारे एग के बाहर कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होता है वो होता है वाइबिलिटी के ऊपर। तो हम देख रहे हैं क्या? लाइफ स्पान। क्या देख रहे हैं? लाइफ स्पान देख रहे हैं। ओवम का लाइफ स्पान होता है 48 आवर्स का। कितना होता है? 48 आवर्स का होता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना क्या है ओवम के लिए, कि ओवम के बाहर कवरिंग मिलती, एक सेल्यूलर लेयर मिलती और एक नॉन सेल्यूलर लेयर मिलती। सेल्यूलर लेयर कौन किसकी होगी? कोरोना रेडिएटा की होगी। कोरोना रेडिएटा बनी कैसे? तो जो हमारी ग्रेन्युलोसा सेल थी वही साइज में लार्ज हो जाती है, हम उसको नाम क्या दे देते हैं? कोरोना रेडिएटा दे देते हैं। उसके अंदर हम जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट कौन सी मेम्ब्रेन है? ये ध्यान रखना है बच्चों, ये है हमारी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। और ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन सिक्रीट कौन करता है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सिक्रीट बाय किसके द्वारा? सेकेंडरी oocyte के द्वारा। सेकेंडरी oocyte इसको रिलीज करता है या बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती, इसी पे ही स्पीसीज स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। अंदर जाते एक स्पेस मिलता है जहां पर सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है, और इससे अंदर आए तो ओवम मिल रहा है। ओवम की कवरिंग उलेमा, अंदर भरा फ्लूइड ऊप्लाज, उसमें कौन मिल रहा है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं। तो ये होगा एक कंप्लीट मैच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन की प्रोसेस, और हमारे हाथ में आ गया है कौन? गैमीट आ गया है। क्या? कौन सा गैमीट? फीमेल गैमीट आ गया मेरे बच्चों। अब आपसे जो क्वेश्चन और यहाँ पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है, मार्क डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या क्या मेन डिफरेंस है कि हम बोले स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis से डिफरेंट होती है? चलो देख लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहली चीज, चलो लिख के ही देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? एट प्यूबर्टी। कब होती है मेरे बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी। अब यहाँ की बात करें, oogenesis चालू हो जाती इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाती है। अब मैं बोलती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार प्यूबर्टी आने पर चालू हुई है तो होल लाइफ मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहता है। पर इसी जगह oogenesis की बात करें तो oogenesis स्टॉप हो जाता है कब? अराउंड दी कब? 50 ईयर ऑफ एज में। कब हो जाता है? जब 50 ईयर की एज होगी तब oogenesis क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। अब नंबर ऑफ गैमेट की बात करें तो मैं बोलती हूं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, मैं क्या बोल रही हूं? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने? 4 स्पर्म बनते हैं। कितने स्पर्म बनते हैं मेरे बच्चों?
4 स्तंभ बनते हैं। पर इसी जगह में यहाँ देखूं तो मैं बोलती हूँ क्या कि प्राइमरी oocyte से, किससे, प्राइमरी oocyte से एक क्या बन रहा है, 1 ओवम, या मैं बोलूं सिर्फ एक ही ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है। डिफरेंस है, यहाँ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, वहां एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ हमने बोला था साइटोकाइनेसिस कैसी होती है, इक्वल होती है, पर oogenesis में साइटोकाइनेसिस होती है अनइक्वल। कैसी होती है मेरे बच्चों, अनइक्वल होती है। ये कुछ मार्क डिफरेंसेस है किसके बीच में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में है। ठीक है मेरे बच्चों, आपको ये याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो मेरे से छूटा हो और आपको समझ में ना आया हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि मैम ये चीज हमारी क्लियर नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में या पूछे गए जो भी डाउट्स हैं उसको मैं मेरे लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, क्लियर कराऊंगी डाउट्स को। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़े, फिर एनसीईआरटी को फॉलो करें, आपसे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। प्रथम है तो भरोसा है, प्रथम के साथ रहें और हमेशा प्रथम आते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।